नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम शाम 7 बजे आपसे मिलेंगे। हाजिर हैं आपके साथ आज की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं हम, और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को अब मिलने वाली हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर आज से यानी अभी से आप अपनी एक छोटी सी शुरुआत करते हो, मतलब कहने का मतलब आपने एक छोटा सा बीज आज बोया है। कुछ दिन आपको वेट करना पड़ेगा कि वो धरती से ऊपर आए, कुछ दिन आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा आपको खुशी मिलेगी। तो हो सकता है कि आपको कुछ दिन, कुछ शुरुआतों के दिन आपको संयम रखना पड़े। जैसे जैसे आप अपने आप को संयम रखोगे, आप संयम किन चीजों पर रखना है कि आप रोज इस टाइम के आदी हो भाई, रोज आप इस टाइम आओ पढ़ने, तो एक तरह से आप यहाँ पे हैबिट बनेगी। दूसरी बात, अगर आप इस तरीके से आप पढ़ना शुरू करते हो तो एक दो दिन आपको जरूर थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको ये चीजें बहुत अच्छी लगने लगेगी और समझ आने लगेगी। क्योंकि जब आपका एकदम इनके साथ पेचअप हो जाएगा, समझते हो ना पेचअप, तो जब आपका पेचअप हो जाएगा इन चीजों के साथ तो आप यहाँ से इन चीजों को आसानी से समझने लगोगे। तो मैं बिल्कुल जीरो से फिजिक्स की शुरुआत करने वाला हूँ, जहाँ से हर कोई अपने साथ आ सकता है। हर कोई यहाँ से सीखने का अगर सीखने की कोशिश करता है तो वो सीख सकता है। अगर कोई बच्चा ऐसा भी है जो मात्र अपने आप को समझता है कि मैं तो 50% का हूँ, मतलब मेरा तो 50% है और मुझे तो फिजिक्स बहुत टफ लगती है, मैं इस चीज यहाँ पे ध्यान देना, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि आप अगर हमारे सिर्फ 3 लेक्चर लगातार देख लोगे तो चौथे दिन आप ये कहोगे कि सर फिजिक्स से सस्ता और फिजिक्स से सरल तो कुछ है ही नहीं। सबसे इजी कौन है? फिजिक्स है। ये मैं आपके साथ एक कमिटमेंट करता हूँ कि आपका पूरा जो मन है वो फिजिक्स की तरफ लुभेगा अगर आप यहाँ पर अपने आप को स्टेबल करते हो। तो मेरे क्लासेस रोज शाम को 7 बजे आपको देखनी है, रोज शाम को 7 बजे आना है। कैसे भी कर आपको कोशिश करनी है कि लाइव क्लास देख सको, क्योंकि जो मजा लाइव आता है ना वो मजा फिर बाद में ऑफलाइन जो क्लासेस हो जाती हैं वीडियोस को देखने में नहीं आता, क्योंकि फिर अजीब सा लगता है। लेकिन लाइव एक्साइटमेंट होता है कि सर की क्लास है, देखना है। तो अपने आप की बॉडी भी कहेगी कि शाम को 7 बजे तो वो है, आपका मन भी ये कहेगा कि हाँ यार आज पढ़ना चाहिए। और मैंने ये चीज पहले कह दिया, आपको 2 दिन ऑफ रखा है, सैटरडे संडे कोई क्लास अपनी नहीं होगी और किसी कारणवश बीच में भी ऑफ हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि सारे दिन चलेगी, हो सकता है किसी कारणवश हो सकती है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं रोज आपसे इस टाइम रूबरू हूँ। तो फटाफट इस जो वीडियो है, जो लिंक है, उसको फटाफट शेयर कर दीजिएगा और अपने जो फ्रेंड है उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आप फटाफट आइए। हो सकता है कोई इंटरेस्टेड नहीं भी हो, कोई का मन हो कि मुझे तो एग्रीकल्चर लेना है, किसी का मन हो तो मुझे तो आर्ट्स में जाना है, लेकिन एक बार जरूर हमारे कुछ लेक्चर्स को देखेंगे, सीखेंगे, तो हो सकता है कि आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं लेकिन छोटी जो बेसिक साइंस है वही आपकी पूरी हो जाए। तो आज हम शुरू करेंगे हमारे फिजिक्स। तो हमारा सबसे पहले तो हम कहते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स, मतलब कि भौतिक विज्ञान क्या है। अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा है फिजिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। ठीक है, विज्ञान, ठीक है। अब इसमें हम इसकी सबसे पहले हमने भौतिकी होती क्या है, भौतिक विज्ञान होती क्या है, तो हम कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा, ये विज्ञान है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति के बारे में या प्रकृति में समस्त होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करें। भौतिक मतलब कि कोई घटना हो रही है, जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ये सब किससे जुड़ा हुआ है? भौतिक किसी तो जुड़ा हुआ है। आप कहते हैं कि सर भौतिक सब्जेक्ट ही ऐसा है अजीब सा, अगर आपका मन लगे, अब मैं आपसे कहूँ कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, तो ये घटना हो रही है, जो एक फिनोमिना है, वो क्या है? भौतिकी से जुड़ा हुआ है। सीधी सी बात है, किससे जुड़ा हुआ है? फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। मेरी बात आप सुन पा रहे हो, आपकी बात मैं सुन पा रहा हूँ। आप जब क्लास में बैठे होते हो तो बोलते हो तो सर को सुन जाती है, या फिर अपन म्यूजिक सुनते हैं तो मोबाइल की आवाज आप तक पहुंच जाती है, अपने तक पहुंच जाती है, अपनी आवाज किसी दूसरे तक पहुंच जाती है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जब हम प्रकृति में होने वाली प्रत्येक घटना का जब अध्ययन करेंगे तो वो सब किसमें कंसिडर होगा?
फिजिक्स में कंसिडर होगा। तो मैं आपसे अगर लिखूं इसकी डेफिनेशन तो अपन लिख सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति में होने वाली समस्त घटनाओं का अध्ययन, क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति में होने वाली समस्त घटनाओं का अध्ययन किया जाता हो, या लिखना है यहाँ पे अध्ययन किया जाता हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो हम उनके लिए अगर बात करें तो उसको होता है फिजिक्स। क्या बोलते हैं इसको? फिजिक्स। तो अपन द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द फिनोमिना ऑफ जो प्रकृति के अंदर होती है उसको बोलते हैं फिनोमिना ऑफ नेचर, फिनोमिना ऑफ नेचर सीधे से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन लिखना चाहें तो सिंपल सा है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which is branch of science, the branch of science which is related from phenomena of nature, phenomenon of nature। ठीक है, प्रकृति में घटित होने वाली सभी जो घटनाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। आप कहते हो कि सर थोड़ा हिंदी और इंग्लिश, मेरे जो स्टार्टिंग के हैं हम पढ़ रहे हैं बेसिक फिजिक्स, वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए कॉमन रखा है मैंने, लेकिन जैसे ही आपके चैप्टर स्टार्ट होंगे, आपका सिलेबस शुरू करूंगा मैं, तो सिलेबस के साथ में जो आपके लेक्चर्स होंगे वो मीडियम वाइज में अलग कर दूंगा, हिंदी मीडियम के लिए अलग पढ़ा दूंगा, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग पढ़ा दूंगा। लेकिन मेरी कोशिश अभी ये है कि दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट है एक साथ स्टडी करें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बेसिक फिजिक्स। कोई यहाँ पर पर्टिकुलर टॉपिक हमने उठाया नहीं है कि कोई भी टॉपिक, अब यहाँ पे बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे जो फिजिक्स का बेसिक है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में दोनों में फिजिक्स पढ़ोगे, तो दोनों का बेसिक आपके लिए अगर क्लियर नहीं होगा तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, जब भी आप टॉपिक पढ़ोगे सर आपको बोलेंगे ये तो आपको आता है, आप कहोगे सर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं है। तो बेसिक क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारे ये लेक्चर्स हैं। अगर इन लेक्चर्स को आप ध्यान से देखते हो और अगर एक बार में आपको समझ नहीं आता है तो आप इसको दोबारा देखो, ऑफलाइन मिल जाएगा आपको, वहां से आप दोबारा देख सकते हो। अगर इन चीजों को लगातार आप रिवाइज करते हो तो मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि डेफिनेटली आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। जिस दिन आपका फिजिक्स का बेसिक क्लियर हो गया उस दिन आपको पूरी फिजिक्स को पढ़ने में मजा आने लग जाएगा। कहने का मतलब है कि जिस दिन आपको बेसिक क्लियर हो गया उस दिन आप जब फिजिक्स पढ़ोगे, सर कहेंगे ये यहाँ से होता है, आप कहोगे सर होता है, क्योंकि आपको बेसिक पता है। और अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो सर कोई डाउट पूछते हैं कि इसकी विमा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, तो आपको जवाब होगा सर नहीं पता। और जब आपका सवाल जवाब होगा नहीं पता, इसका मतलब आप फिजिक्स तो पढ़ रहे हो लेकिन बेसिक फिजिक्स नहीं पता, इसका मतलब आपका भी कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे फिजिक्स की, फिजिक्स हमारा क्लियर हो गया। तो हम उसके बाद पहला टॉपिक लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जिनको हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियां। क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। आपको सिर्फ एक छोटा सा जो कोई भी कॉपी पेन लेके बैठ जाना और उसमें बेसिक फिजिक्स लिख के कुछ चीजें लिखते जाना जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, बाकी आपको अलग से कुछ नहीं लिखना है। पीडीएफ चाहिएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्या कैसे प्रोवाइड होगा वो आपको आने वाले लेक्चर से पता चल जाएगा। आज आपको पीडीएफ सब कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। अभी तो आप जो चीजें आपको बोर्ड पे बताई जा रही है उन्हीं चीजों पे आप क्या करो, अपना कंसंट्रेट करने की कोशिश करो। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? तो हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो हिंदी में बात करें तो भौतिक राशियां, भौतिक राशियां। ठीक है, अब आप कहोगे सर कुछ मिस्टेक हो सकती है स्पेलिंग्स वगैरह में, तो वो चीज आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना ना। बाकी तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा नहीं हो, पर फिर भी किसी कारणवश कोई छोटा मोटा हो जाता है तो वो अंडरस्टूड है, उसको आप पूछ लेना। फिजिकल क्वांटिटीज है ना भौतिक राशियां। अब देखो भौतिक राशि क्या होती है। अगर हम
किसी भी ऑब्जेक्ट को या वस्तु को माप सकते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु को माप सकते हैं तो उसको हम भौतिक राशियों में गिनेंगे। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो आपका शुगर हो या कोई लिक्विड हो या कोई सॉलिड पार्ट हो, उसको हम माप सकते हैं, या तो उसका वेट कर सकते हैं, या उसकी लेंथ में मेजर कर सकते हैं, या उसको टाइम लग रहा हो, टाइम मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर किसी राशि को मापा जा सकता है तो वो किस में आ जाती है? भौतिक राशियों में। अगर हिंदी में बात करें तो वह राशियां जिनको मापा जा सके उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशि। इसमें लिखना है आपको, ये उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। इंग्लिश में बात करें, those quantities which are measured directly or indirectly। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दोज क्वांटिटी विच आर मेजर या विच कैन बी, ये बोल सकते हो, विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, या अपन सीधे लिख सकते हैं कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी एग्जांपल की हम बात करें तो बहुत सारे हो सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ, इसकी फिजिकल क्वांटिटी है टाइम और वेट। अब लेंथ को बोल देंगे लंबाई, ये तो सब जानते हो आप। और देखो मैं इतना बता दूं, अगर हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहा है, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, आने वाले समय में अंग्रेजी आपके लिए बहुत जरूरी है, इंग्लिश बहुत जरूरी है। तो कोशिश करो कि इनको आप अंग्रेजी में पढ़ना शुरू करो। थोड़ा नॉलेज होगा ना तो आगे जाके आपको फायदा मिलेगा उस चीज का। जब आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पूरा इंग्लिश में होगा तो आप अचानक से घबरा जाओगे, आप पता नहीं क्या कहते हैं। अब थोड़ी चीजें अगर अपन उनके साथ रिलेट करना शुरू कर देंगे आज तो लग रहा है कि सर लेंथ का तो पता है, हमें लंबाई होती है, लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसे क्वांटिटीज भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जिन चीजों को आपको नहीं पता होगा, तो वहाँ पे आपको दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मेरी कोशिश है कि आपको मैं पूरी चीजों को सही तरीके से समझा सकूँ। तो लेंथ का लंबाई, इसका समय, इसको बोल सकते हैं भार, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ईटीसी को बोलते हैं हिंदी में इत्यादि। ठीक है, समझ आया? सिंपल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिन राशियों को मापा जा सके उनको भौतिक राशि कहते हैं। दोस क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इसके एग्जांपल्स होते हैं लेंथ, टाइम, वेट, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, पर पढ़ेंगे अभी, बहुत सारे पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब कि भौतिक राशि को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है अपना फंडामेंटल, मूल, एक तो अपना है, अब देखो जैसे बात करें, ये हो गया अपना PHY/SI फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मैं सिंपल लिख दूं शॉर्ट में P.Q फिजिकल क्वांटिटी कितने भागों में डिवाइड किया गया? दो भागों में। पहला कौन सा है अपना? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा है अपना ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल जो क्वांटिटीज को बोलते हैं मूल भौतिक राशियां, इसको बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ठीक है, मैंने शॉर्टकट लिख दिया, व्युत्पन्न मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। जिन राशियों को, अब इसकी डेफिनेशन बनाना चाहूं मैं, जिन राशियों को कहीं से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, व्युत्पन्न का मतलब व्युत्पन्न है ना, व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता क्या कहलाती है? और जिनको मूल राशियों
व्युत्पन्न कर सके। वो क्या कहलाती है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां और मूल राशि। अगर इंग्लिश में बात करें तो लिख सकते हो दोज फिजिकल क्वांटिटी which are not derived from anywhere मतलब कहीं से भी, ठीक है, anywhere। और इस वजह से those physical quantity which are derived from fundamental physical quantity। क्लियर हो गया? एग्जांपल्स अभी हम बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही कि जिन भौतिक राशियों को कहीं से व्युत्पन्न नहीं कर सकते, मतलब उनको माना हुआ है, उनको तो क्या बोलते हैं? मूल भौतिक राशि। और जिनको व्युत्पन्न कर सके उनको क्या कर सकते हैं हम? वो क्या होती है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का आपको क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं इनके अलावा दूसरी। अब इसमें मैं बात करूं, इसमें तो जो ये होती है ना, जो मूल भौतिक राशि होती है, मतलब कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, इनका जो वैल्यूज होती है वो 7 होती है। वो कौन सी होती है वो मैं मात्रक में पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने इनका उदाहरण यहाँ पे नहीं लिया है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको हम करते हैं यूनिट, उसको आप हिंदी में बोलते हैं मात्रक। जो अपना अगला टॉपिक है आज का वो है यूनिट। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई साथी बाद में जुड़ता है तो उसको आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि पहले वाले लेक्चर को देख लें, क्योंकि आज की जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बोलूँगा फिजिकल क्वांटिटी, तो आप मेरे से ये मत पूछना कि सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, क्योंकि ये चीज आपको पता है। और अगर कल को आप वीडियो देखते हो और आज हमने डिस्कस किया फिजिकल क्वांटिटी, कल मैं बात करता हूँ फिजिकल क्वांटिटी को, तो वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो इसलिए कहता हूँ कि जो भी लेक्चर्स हैं वो 1 by 1 आपको देखने हैं। कहने का मतलब है क्लासेस रेगुलर अटेंड करनी है। किसी कारणवश आप टाइम पे नहीं आ पाते हो तो उसको बाद में जरूर देखो, मेरा ये मानना है। अगर ऐसा करते हो तो मैं इस चीज को पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको फिजिक्स बिल्कुल सरल और सिंपल लगने लग जाएगी। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा यूनिट, हिंदी में बोलते हैं मात्रक। बहुत समझते हो आप, बहुत जानते हो, मात्रक आपने पढ़ा हुआ है। जैसे अपन पढ़ते हैं क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, अपन कहते थे मीटर स्क्वायर है सर, पता है ना आपको। अब वो फिजिक्स में बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, और ये बेसिक से शुरू करते करते वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अपने को पता है चल क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर आया कैसे, ये थोड़ी पता है, अपन ने तो सीधा मान लिया। और कोई बच्चे अगर किसी को पता भी है तो वो जानता है कि L × B होता है, मीटर × मीटर कर दिया ना। ऐसे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बल का मात्रक क्या होता है, तो आपको सर बल का मात्रक पता है, मैं न्यूटन होता है, लेकिन कैसे आता है ये नहीं पता। अब ये सीखोगे आप, ये कैसे आता है वो सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले है यूनिट। मात्रक क्या होता है? अगर किसी मान को, जो कोई वैल्यू होती है, उसको जब किसी वस्तु को मापते हो तो जो मापने के लिए जिस वैल्यू को रखा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा है, देख सकते हैं द वैल्यू असाइन टू द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब सिंपल सा है, भौतिक राशि को मापने के लिए मान को मात्रक कहते हैं। भाई भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मान को, उसे क्या बोलते हैं? मात्रक कहते हैं। या भौतिक राशि को जो मापा जाता है, जो भौतिक राशि की माप होती है, वही क्या कहलाती है? अपने को मात्रक कहलाती है। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें, द वैल्यू असाइन measurement of physical quantity, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको मेजर करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं वो क्या होती है हमारी? ठीक है, साइड टू द और लगा है साथ में, थोड़ा और अच्छा बन जाएगा। टू द असाइन टू द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज नोन एज यूनिट्स। ठीक है, इसके अंदर इसमें आती है स्टैंडर्ड यूनिट। क्या बोल सकते हैं उसको? स्टैंडर्ड समझते हो आप कि बहुत कहते हैं ना कि ऐसा मात्रक हो जो हो कि जिसको अपन, जिसकी वैल्यू हर जगह फिक्स हो,
जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि यार स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है इसकी, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है इसकी सर, इसकी प्रायोगिक वैल्यू क्या है सर, प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है, पर बोलते हैं ना इसका मतलब, उसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी वैल्यू जो हर जगह इक्वल हो, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू बोलते हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है, बस स्टैंडर्ड वैल्यू में ही पढ़ना है कि जो जिसका मान हर जगह इक्वल हो, उसी को अपन क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब कि मात्रक पद्धति। अगला जो टॉपिक हमारा वो है मात्रक पद्धति, मतलब सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको बोलते हैं मात्रक पद्धति, मात्रक पद्धति। क्लियर, ये चीज क्लियर होगी कि इसको क्या बोलते हैं, मात्रक पद्धति। भाई मैं बता दूं, मात्राओं की अगर कहीं गलती हो तो उसको मेरी गलती मत मानना। ठीक है, आप समझदार हो, उन चीजों को थोड़ा बहुत खुद से कर लेना, बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि नहीं हो, पर कहीं हो जाती है तो उसको माइंड मत करना, क्योंकि साइंस में मात्राओं का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, साइंस में कॉन्सेप्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ गया, मात्राएं तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, हिंदी को समझ जाते हैं, जो इंग्लिश को पढ़ रहे हो इंग्लिश को समझ जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और साइंस में लैंग्वेज जो होती है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी हमारे लिए इसलिए जरूरी होती है क्योंकि वो हमारी मदर टंग है, मतलब हम उसको घर से सीखते हैं, और वो इतनी अच्छी होती है कि उसको हर चीज हम उसमें जानते हैं। तो जब किसी चीज को हिंदी में समझा जाता है तो वो हमें अच्छी तरीके से समझ आती है। जैसे आप जब न्यूज सुनते हो तो हिंदी का जो पेपर होता है उसको तो हर लाइन को पढ़ लेते हो, समझ जाते हो, इंग्लिश में तो आप फटाफट देख लेते हो। जैसा कि इंग्लिश का पेपर देखा आपने, पहला पन्ना पलटा, अरे यार अच्छा इसमें ये डायग्राम देखा, हेडिंग पढ़ी, हेडिंग समझ आई नहीं, छोड़ दिया। तो जो चीजें हम छोड़ते किस चीज को, जो चीजें हमें समझ नहीं आती उनको धीरे धीरे हम क्या कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, मतलब उनको छोड़ देते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो अंग्रेजी तो पढ़ रहे हैं, इंग्लिश तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी में ज्यादा उनकी समझने की पावर होती है। इसीलिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, लेकिन जब बड़े लेवल पे वो इंग्लिश मीडियम में पहुंचते हैं तो वो एक्सप्लेन करने का तरीका नहीं आ पाता। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं, लेकिन एक्सप्लेन उनको बहुत अच्छे तरीके से कर देते हैं, क्योंकि उनका मीडियम इंग्लिश है। तो ये दोनों फैक्टर होते हैं, दोनों के पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी है। तो आप इन चीज़ों को माइंड मत करो। अगर आप मेरे इस लेक्चर को, आप मेरे इस क्लास को ले रहे हो या लगातार देख रहे हो, तो आपको ये समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा, आपको समझ भी आएगा और आप उसको एक्सप्लेन भी पूरी तरीके से कर सकोगे। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मात्रक पद्धति। हमारी 3 मात्रक पद्धति होती है, तीनों को मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली होती है हमारी MKS, दूसरी होती है हमारी CGS, तीसरी होती है हमारी FPS। इजी है ना? पहली कौन सी होती है MKS, दूसरी कौन सी CGS, तीसरी होती है FPS। अब देखो, M का मतलब होता है मास, मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। K का मतलब होता है केजी, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में भी केजी बोलते हैं, सब जानते हो किग्रा होता है यार, और इसको बोलते हैं सेकेंड, SECOND। इसका मतलब ये होता है हमारा समय। ठीक है, C का जो होता है उसको बोलते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पढ़ा है। G का मतलब होता है ग्राम, अब हिंदी इंग्लिश का इसमें जो है, और इसको बोलते हैं सेकेंड। ठीक है, F का होता है फीट, पढ़ते हैं ना, उसको फुट पढ़ते हैं, फुट भी पढ़ते हैं, फीट भी पढ़ते हैं, है ना। और P का होता है पाउंड, और S का वही वापस सेकेंड। इसका मतलब जो समय है वो तो सेम है। यहाँ पर K से क्या हो गया केजी, G से क्या हो गया ग्राम, F से क्या हो गया पाउंड, M से क्या हो गया मास, C से क्या हो गया सेंटीमीटर, F से क्या हो गया फीट। अब मेरी बात समझ रहे हैं, यहाँ पे अपन कई बार कहते हैं यार इसकी SI यूनिट क्या है, तो वो होती है SI यूनिट MK से। मोस्टली जो SI यूनिट होती है वो किससे जुड़ी होती है, MK से होती है। अगर उसको हम बात करते हैं कि जो आपकी SI होती है उसका जो पूरा नाम होता है वो होता है ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। क्या होता है? ले, LE, ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक है, आपको ये चीज समझनी है बस। ठीक है, तो अपने यहाँ बात कर रहे थे MK, CGS, FPS, समझ आ गया? ये लिखना है बस, आप लिख देना इन MK सिस्टम, M इज मास, K इज किलोग्राम, S इज सेकंड। हिंदी में बात करें तो MKS पद्धति में M का मतलब द्रव्यमान, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड। ऐसे ही तीनों को आपको लिखना है, समझ आ जाएगा? ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट्स का। यूनिट के लिए हमने यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ ली है, तो हम पढ़ेंगे सीधा सिंपल जो हमारी SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या पढ़ेंगे? SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
तो यहाँ पे अपन सीधा बोल सकते हैं, अगर इसको हिंदी में बोलना चाहें तो SI मात्रक पद्धति। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, SI मात्रक पद्धति। ठीक है, इसको अगर कुछ इस तरीके से आपको दिखे तो लिख लेना यार। ठीक है, तो SI मात्रक पद्धति में ये दो प्रकार से होती है। पहली होती है फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरी जो हमारी होती है वो ड्राइव यूनिट्स होती है। क्या होती है, ड्राइव यूनिट्स। ठीक है, इनको बोलते हैं मूल मात्रक। क्या बोला जाता है, मूल मात्रक, और इसको बोला जाता है व्युत्पन्न मात्रक। पढ़ा है ना ये पहले, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अब कुछ बच्चों के जो सपने हैं वो है कि सर हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। डॉक्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है नीट, जिससे अपन MBBS करते हैं। MBBS में एडमिशन के लिए किसकी जरूरत होती है, नीट की जरूरत होती है। और डॉक्टर बनने के लिए आपको IIT या JEE की जरूरत होती है। तो IIT JEE और नीट की जो शुरुआत है ना वो भी यहीं से होती है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि 11th के सिलेबस के साथ में आपको IIT या जो नीट है उसके जो क्वेश्चन है उनको भी टच करा सकूँ। और अगर वहाँ से आप टच कर लेते हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको कि आप वहाँ का जो आपका कहते हैं ना कि जो बेस होता है, जिसको अपन बोलते हैं कि फाउंडेशन। अब कभी आप जाओगे कोटा या सीकर में तो वहाँ जाके नाम सुनोगे कि आपको 11th 12th प्लस फाउंडेशन करवाएंगे। फाउंडेशन का मतलब होता है कि 11th 12th तो पढ़ा ही रहे हो आप, जो आपका RBSC या CBSE है, साथ में जो फाउंडेशन है वो कर रहे हो कि आप अपना IIT या नीट के लिए तैयार कर रहे हो, आपका आधार बना रहे हैं, उसी के लिए जरूरत होती है। तो वो चीज़ यहीं से शुरू होती है। अगर आप यहीं से शुरू करते हो तो मैं इस बात की भी आपको श्योरिटी देता हूँ कि डेफिनेटली आपका जो लेवल है वो IIT या नीट के लिए तैयार हो जाएगा। ये बात श्योरिटी, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए अच्छे क्वेश्चन ला सकूँ। आने वाले समय में आपको वो चीज़ रियलाइज भी होगी। ठीक है, हम बात कर रहे थे यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स की, दूसरी ड्राइव यूनिट्स की। तो पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की। तो जो हमारा फंडामेंटल यूनिट है इसके लिए हम बात करें तो ये 7 होते हैं, 4 5 6 7। ठीक है, अगर आप फर्स्ट के लिए बात करें तो मास, हिंदी में बोले तो द्रव्यमान। दूसरे के लिए बात करें हम तो सेकंड मतलब समय, टाइम, उसको हिंदी में बोल देंगे समय। तीसरे के लिए बात करें तो लंबाई, लेंथ, क्या हो जाएगी, लंबाई। और उसके लिए हम बात करें तो हम लिख सकते हैं टेम्परेचर, तापमान, ताप। ठीक है, उसके लिए हम नेक्स्ट की बात करें तो अपन बोल सकते हैं करंट। करंट की होती है धारा हिंदी में। और अपन उसके लिए बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6 की बोल सकते हैं अपन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। क्या बोलते हैं हिंदी में, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, और हम सातवें की बात करें तो वो हम सिंप्लीफाई जो हमारा कंटेंट है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको बोलते हैं प्रकाश की तीव्रता। क्या बोला जाता है, प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, अब इनके लिए हम देखो इसका जो मात्रक होता है वो होता है अपना किलोग्राम, इसका जो मात्रक होता है उसको बोलते हैं सेकंड, और लंबाई का जो होता है उसको बोलते हैं मीटर, और तापमान का जो होता है टेम्परेचर का उसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस और केल्विन। ठीक है, और जो धारा होती है उसको बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, और हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बोलते हैं मोल, हिंदी इंग्लिश एक ही है भाई, और इसको बोल देते हैं CD, कैंडेला। क्या बोलते हैं, kg को kg, CD कैंडेला, CENTLA अपन याद रख सकते हैं। अगर हिंदी बोले तो CD। समझ आ गया आपको। तो ये आपको क्या होते हैं, मूल मात्रक। मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं, 5 और 2 7। फर्स्ट अगर हम बात करें मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ना,
तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं प्रकाश की तीव्रता। तो इस तरीके से अपने 7 क्या थे, मूल मात्रक थे। अब अपना दूसरा होता है, अगर मूल मात्रक की डेफिनेशन लिखूं तो वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक से प्राप्त नहीं किए जा सके। अगर डेफिनेशन लिखें तो वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक से प्राप्त नहीं किए जा सके उनको क्या बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। इन इंग्लिश में दोज यूनिट्स which are not obtained from another unit। क्लियर, डन हो गया ना। तो अपन ये क्या होता है, अपना मूल मात्रक होता है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट है वो है हमारा ड्राइव यूनिट, जिसको हम कल नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बिल्कुल अपना बेसिक सा पढ़ाया था, बहुत सही तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको सही समझ आया होगा, और जिन स्टूडेंट को अच्छा लगा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर इसके बारे में लिखें। अगर अच्छा लगा है तो अच्छा लिखें, अगर बुरा लगा है तो बुरा भी लिखें। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई फोर्स है, आप बिल्कुल अपने मन बनाइए पूरी तरीके से। शुरुआत हम बिल्कुल धीमी करेंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। और आप लोग अगर हमारे साथ लगातार चलोगे तो डेफिनेटली इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपका जो मतलब प्लेटफॉर्म है वो बहुत शानदार तरीके से अच्छा हो जाएगा, और आपका करियर यहाँ से बनेगा। और एकदम फ्री एजुकेशन है, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं है, बस हमें चाहिए आपका लाइक और कमेंट। थैंक यू एंड